नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस इवनिंग सेशन में। और आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं, दैट इज कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कांग्रेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी तक जो हमने चर्चा की थी वो हमने की थी कि 1857 के विद्रोह के बाद और कांग्रेस से बनने से पहले जो लगभग 27-28 साल का जो समय था, उस समय में कौन कौन सी संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, क्यों बनी थी, क्या उनके कार्य थे और भारत से लेकर लंदन तक उन्होंने क्या क्या प्रयास किए थे। ये सारी चर्चा कल हम लोगों ने की थी, जिसमें बंगाल में बनने वाली इंडियन एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण थी, और दादा भाई नौरोजी की जो लंदन में सभा संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। बम्बई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और मद्रास में मद्रास महाजन सभा। तो ये 4-5 संस्थाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो बनी थी 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, वो बेसिकली कांग्रेस की एक पूर्वगामी संस्था थी। तो कल की चर्चा में हमने ये भी देखा था कि ये जो सभाएं या संस्थाएं थी, इनका जो स्वरूप था वो प्रादेशिक था। जैसे कुछ बंगाल में थी जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आती थी, कुछ कलकत्ता में थी, इसमें बंबई में थी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, और बाकी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी एरिया थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भारत में। अब ऐसे में एक आवश्यकता इस बात की थी कि अखिल भारतीय स्तर पर, क्योंकि पूरे देश का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण ब्रिटिशर कर चुके थे। कल हमने उनकी आर्थिक नीतियां, भू राजस्व नीतियां, रेलवे का विकास, प्रशासनिक एकीकरण, न्यायिक व्यवस्था का एकीकरण, ये सारे पहलुओं की चर्चा हमने की थी। उनसे हमें यह समझ में आया कि अंग्रेज मोटे तौर पर भारत का राजनीतिक एकीकरण कर चुके थे, प्रशासनिक एकीकरण कर चुके थे, और आर्थिक गतिविधियां एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती चली जा रही थी। उसी में हम देखते हैं कि भारत एजुकेटेड जो मिडिल क्लास का वर्ग था, वेस्टर्न एजुकेशन थी, पाश्चात्य शिक्षा थी, और उस पाश्चात्य शिक्षा के कारण उन्होंने अब वहाँ के लोकतंत्र को, मौलिक अधिकारों को, इन सारी चीज़ों को पढ़ा और समझा। तो जैसा कि भारत में एक आवश्यकता थी कि एक अखिल भारतीय स्तर का एक ऐसा संगठन हो जो पूरे देश के लिए काम करे। वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है आज। सॉरी, मैं नाम शायद नहीं बोल पाया, मैं कोशिश करता हूं एक बार जल्दी से नाम जो लोग हैं हमारे साथ में इंट्रोड्यूस करा देता हूं। नीलम राजपूत हैं, विशाल सिंह राजपूत हैं, बबलू लोधी हैं, दीपक राजपूत, हरिशंकर राजपूत, किसान, अभिनव रतन लोधी, राम लोधी यूपी, विजय सिंह लोधी जी, कल्याण सिंह राजपूत, जीतू राजपूत जी, सौदन सिंह राजपूत जी, लोधी अंशुल वर्मा, उसके अलावा ग्रीश भारत लोधी, शैलेंद्र राजपूत, अनिल कुमार जी, अभिनव रतन जी, कल्याण सिंह जी, मनोज वर्मा लोधी, हेमंत राजपूत इंदौर से, उदय सिंह भाई हमारे समाज सेवक, डॉक्टर मोनू राजपूत, पीयूष लोधी, श्याम कुमार लोधी, सौदान सिंह जी, अनुराग सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह आजाद हिंदुस्तानी, दिनेश श्वेता सिंह जी, कल्याण सिंह जी, दीपक राजपूत, दिनेश कुमार लोधी जी, भीष्म गौरव शिक्षार्थी, अनूप कुमार वर्मा, प्रदीप लोधी जी, चंद्रेश लोधा, रामकिशन राजपूत, गुड वर्क, सत्यपाल सिंह लोधी राजपूत, सोनम राजपूत लोधी, पीके प्रेमी, संध्या वर्मा, जय हिंद राजपूत, अंजनी कुमार राजपूत, उसके अलावा गुड वर्क, अभिनव जी, श्यामलाल लोधा जी, आरबीएस लोधी जी, रजनी सिंह जी, सुमन सिंह जी, प्रदीप लोधी जी, गंगा प्रसाद जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, यशपाल सिंह राजपूत जी, जोगेंद्र जी, जितेंद्र राजपूत जी, मुकेश सिंह लोधी जी, हरनारायण सिंह जी, पोरबंदर गुजरात से, हरपाल सिंह जी, संतोष राजपूत जी, नितिन लोधी जी, चलिए यदुनंदन लाल वर्मा जी, संगम सिंह लोधी, मनीष राजपूत, ब्रजेश राजपूत, छत्री रविंद्र राजपूत, सनी लोध, मुकेश सिंह लोधी, शैलेंद्र जी, ओमकार लोधी, लाला भैया सिंह, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, योगेश कुमार जी, मनोज कुमार मंत्री जी, ओम प्रकाश राजपूत जी, मुनेश राजपूत पीटीआई, इंजीनियर सत्यवीर सिंह राणा, लोकपाल सिंह जी, चलिए राम लोधी यूपी, सुनील सिंह जी बांदा से, राजेश राजपूत जी, दीपक राजपूत जी, कमलेश राजपूत जी, कोमल लोधी जी, गिरीश भारत, हरिमोहन राजपूत जी, लोधी तिलक सिंह राजपूत जी, जितेंद्र राजपूत, रमेश राजपूत जी, काशीराम लोधी जी, उसके अलावा अभिषेक महान हमारे साथ में हैं, लोकपाल सिंह जी, रवि वर्मा जी, चलिए लोधी गिरिजेंद्र जी, योगेंद्र सिंह योगी जी, योगेश कुमार जी, उमा राजपूत जी, योगेंद्र सिंह योगी, मैं अच्छा हूँ, अधिवक्ता शिव स्वरूप राजपूत जी, जितेंद्र राजपूत जी, सोहन राजपूत जी,
भीष्म हमारे साथ में है, योगेंद्र सिंह योगी, अजीत कुमार, संजय लिल्हारे, राहुल लोधी, दीपेंद्र राजपूत, चलिए पवन राजपूत जी हमारे साथ में फिरोजाबाद से स्वागत है, धीरेन्द्र सिंह राजपूत, शशि भूषण सिंह जी मुंबई से, भूपेंद्र राजपूत, राकेश सिंह जी, उमा राजपूत जी, देवेंद्र लोधी जी, यशिका यशी, गुड इवनिंग अंशुल जी, हरिमोहन राजपूत साहब। चलिए सभी के नाम हो गए, स्वागत है। 150 के आसपास लोग हैं, 150 लोग जुड़ चुके हैं चर्चा में। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का नाम आते ही आपको आज वाली जो कांग्रेस है ये समझ में आती होगी, लेकिन आज वाली जो कांग्रेस है और भारत की राष्ट्रीय जो आंदोलन था स्वाधीनता के लिए, उसमें जो कांग्रेस बनी थी, बेसिकली आज की कांग्रेस उसी कांग्रेस का एक रूप है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन भी हुए हैं, इसकी शाखाएं बनी हैं, बहुत सारे इसमें परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे मूल कांग्रेस जो जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पृष्ठभूमि हमने आपको बता दी कि इसकी बैकग्राउंड क्या थी। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन था, कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को व्यापक दृष्टिकोण में नहीं समझते हैं। जैसे मैकाले का जो एजुकेशन था, अब भारत में एक परंपरा है मैकाले को गाली देने की कि मैकाले एजुकेशन ने भारतीय शिक्षा को इसको बर्बाद कर दिया। कई लोगों की अवधारणाएं हैं। मैकाले की शिक्षा के अंतर्गत एक कमी यह थी कि मैकाले ने भारतीय विषयों को महत्व नहीं दिया और पुरातन भारतीय इतिहास था उसको मैकाले ने तवज्जो नहीं दी। ये उसकी गलती थी, उसकी शिक्षा की ये कमजोरी थी। लेकिन मैकाले जो भारत में एजुकेशन सिस्टम लेके आया था, उसमें उसने कहा था कि जो यूरोप में मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश मीडियम में साइंस की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये सारी चीज़ें यहाँ भी पढ़ाई जानी चाहिए और यहाँ के विद्यार्थी जाकर के अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका खास करके इंग्लैंड और फ्रांस इत्यादि के विश्वविद्यालय में, अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। तो मैकाले के एजुकेशन ने भारत में एक ऐसे विद्यार्थी वर्ग को जन्म दिया जिसको संविधान क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, विज्ञान क्या होती है, ये पढ़ने का अवसर मिला। और जब वो लोग यूरोप में गए तो उन्होंने फ्रांसीसी सिस्टम देखा कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी है, लोकतंत्र आ चुका है। इंग्लैंड के अंदर ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, वहां पर राजा है लेकिन राजा के पास अधिकार नहीं है, सारे अधिकार प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। अमेरिका, टॉमस पेन, थॉमस जॉफरसन जैसे बड़े बड़े जब लोगों के बारे में उन्होंने पढ़ा उनकी किताबें, तो उनको लगा कि यार कितना बढ़िया देश है, लोग अपनी सरकार खुद ही बनाते हैं, सारे अधिकार लोगों के पास हैं, शिक्षा लोगों के पास है और इनकी प्रोग्रेस देखिए, इनके पास बढ़िया मतलब उस समय जब कांग्रेस बन रही थी उस समय पूरा का पूरा इंग्लैंड जो है आलीशान घरों से बना हुआ था। उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 1885 की। तो भारत का जो नया जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती थी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग आधुनिक हैं, इनके पास मॉडर्न एजुकेशन है, इनके पास ज्ञान विज्ञान है, इनके पास डेमोक्रेसी है। तो राजनीति का भी अध्ययन किया, विज्ञान का भी अध्ययन किया और अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। ये सारे अध्ययन भारत में बहुत सारे उस समय के लोगों को करने का अवसर मिला। उन्हीं लोगों की मानसिकता से निकल के आया कि अगर हम भी अपने भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाने का प्रयास करें, हम लोग भी अगर लोकतंत्र को लेके आए, हम लोग भी अगर ज्ञान विज्ञान की बात करें तो हमारा देश भी अच्छा हो सकता है। इसी से भारत में जो है एक नया वर्ग पैदा हुआ, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, और उसी ने संस्थाएं बनाना शुरू करी। आप देखना भारत में जो राजा महाराजा थे ये नहीं कर रहे थे कोई भी संगठन इत्यादि, वो सारी चीजें ये लोग नहीं कर रहे थे। ये सब कौन प्रयास कर रहा है? भारत का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें शिक्षक थे, डॉक्टर्स थे, कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ वकील थे, यही लोग बेसिकली बना रहे थे क्योंकि इन्हीं को पता चल पाया। तो परिवर्तन समाज का इन लोगों के माध्यम से ही संपन्न हुआ। कल हम लोग चूंकि पहले की जो संस्थाएं हैं उनकी चर्चा कर चुके थे, तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इसमें इटावा से हमारे कई लोग जुड़े हुए हैं। तो भारतीय कांग्रेस को बनाने में इटावा का बड़ा रोल है। एक्चुअली भारतीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी और ही वॉज द कलेक्टर ऑफ इटावा। वो ICS थे जिसको हम लोग आज IAS, IPS, IRS बोलते हैं। उस समय इस नौकरी का नाम ICS हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस। सो A.O. ह्यूम जो है इंडियन सिविल सर्विस के अफसर थे और वो इटावा के कलेक्टर भी रहे। वो जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन्हीं A.O. ह्यूम ने भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। लेकिन उसमें अकेले A.O. ह्यूम नहीं थे। A.O. ह्यूम से पहले उसमें कई और भारतीय भी उसमें शामिल थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस है, बहुत सारे भारतीय भी शामिल थे। हालांकि उसमें A.O. ह्यूम की प्रमुख भूमिका थी। और A.O. ह्यूम जो है वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के।
पहले जो है महासचिव थे, और कांग्रेस का जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बंबई में, उसमें उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या उसकी अध्यक्षता जो की थी, उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है A.O. ह्यूम थे। नहीं, A.O. ह्यूम उसके जनरल सेक्रेटरी थे, संस्थापक थे, लेकिन पहले जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, उनका नाम था WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और पहला इसका अधिवेशन हुआ था बंबई में। सो कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, और थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएंगे कि कांग्रेस से बनने से पहले एफर्ट्स कैसे शुरू हुए, फिर कांग्रेस कैसे बनी, और कांग्रेस को बनने के बाद कांग्रेस ने फिर कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से रास्ते अपनाए। सो कुछ कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले A.O. ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं को कांग्रेस को स्थापित करने के लिए संपर्क किया। सबसे पहले A.O. ह्यूम ने 1883 में प्रयास किया कि भारत के जो नेता थे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में काम करते थे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता में काम करते थे, मद्रास महाजन सभा में जो काम करते थे, उन सबसे आह्वान किया 1883 में कि अब हम लोगों को प्रादेशिक संस्थाओं के बजाय, क्षेत्रीय संस्थाओं के बजाय एक अखिल भारतीय संस्था बनानी चाहिए, और उसके माध्यम से हमें ब्रिटिश शासन के अधीन अपने भारत के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के सुधार के लिए मांगे करनी चाहिए। तो 1883 में इन्होंने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पहली बार अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 1883 में। उसके बाद क्या हुआ, 1884 में A.O. ह्यूम के प्रयास से एक संस्था बनी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नाम की एक संस्था बनी थी। तो आप याद रखना, ये कांग्रेस से जस्ट पहले की बात है। इंडियन नेशनल यूनियन ये भी A.O. ह्यूम ने बनाई थी। और उसके बाद ये तय किया गया कि 1885 में पूना मतलब महाराष्ट्र, जिसको पुणे कहते हैं आज, पूना में एक अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, और उसमें सभी लोग आएंगे, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। तो 1885 में क्या हुआ था, पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग की बीमारी चली थी, चूहों से जो होती थी। उस प्लेग के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। इसके कारण से प्लेग जब फैल गया पूना में, तो स्थान को चेंज किया गया, और पूना के स्थान पर बंबई को चुना गया कि बंबई में इसका आयोजन किया जाए। तो कभी कभी यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, लेकिन पहले किस स्थान को चुना गया था, यानी पहले कहां पर यह प्रयास की गई थी कि जो पहली कांग्रेस है, उस पहली कांग्रेस को कहां पर पहले आयोजित किया जाए। तो पहले स्थान का नाम पुणे था, और पुणे में प्लेग फैलने के कारण इसको बंबई ट्रांसफर किया गया था, और बंबई में फिर यह तेज बहादुर सप्रू संस्कृत कॉलेज करके एक स्कूल था, उसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। यह था समय हमारा 28 दिसंबर 1885। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये सवाल आ सकता है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी तेज बहादुर सप्रू संस्कृत कॉलेज बंबई में, ठीक है, जिसे आज हम लोग मुंबई कहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो पहली बैठक थी, पहली बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, और इसमें कुल मिलाकर के 72 लोग शामिल हुए थे। तो आप समझ रहे हैं ना, कई बार लोगों को लगता है कि साहब हमारा संगठन बड़ा छोटा है, हमारे साथ तो 15 ही लोग काम करते हैं, हमारे साथ तो 20 ही लोग काम करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पूरे देश में नेतृत्व किया आजादी के आंदोलन का, और देश के शुरुआती लगभग 60 साल तक, लगभग 60 साल तो कांग्रेस ही भारत की सत्ता में रही, थोड़ा बहुत कभी दाएं बाएं हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं, एक ऐसा संगठन जिसकी शुरुआत केवल 72 लोगों ने की थी। हाँ सॉरी, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वो पूरा नाम है उसका। 72 लोग केवल उसमें आए, 72 लोग। तो आप सोच सकते हैं, जो लोग संगठनों में काम करते हैं वो कभी निराश ना हो। आप देखिए, 72 लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन ने विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को भारत से हटा दिया। अल्टीमेटली कांग्रेस के ही नेतृत्व में अंग्रेजी शासन की समाप्ति की गई थी 1947 में, और उस कांग्रेस ने लगभग 60-55 साल भारत के ऊपर शासन किया। कितने लोग थे? 72। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी कम संख्या के लोग निराश ना हो। अगर आप कम संख्या में भी हैं और किसी चीज की आप शुरुआत करते हैं, तो भविष्य में जाकर के अगर आपके कार्य अच्छे हैं, आपका इरादे अच्छे हैं, आपके अंदर समर्पण है, आपके अंदर ईमानदारी है, और सारी चीजों में आप अगर ट्रांसपेरेंसी बरतते हैं, तो भविष्य में जाकर के आप बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े काम लोग आप लोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 72 लोगों के माध्यम से केवल इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें
यह तय किया गया था कि प्रतिवर्ष अलग अलग शहरों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? पहला जो अधिवेशन था वो हुआ था हमारा कहां पर? बंबई में। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भारत में उस समय दो बड़े नेता थे और उनका इंडियन एसोसिएशन चलता था, जो भारत का कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इंडियन एसोसिएशन। उस समय क्या हुआ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। हालांकि आगे चल करके सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बने, लेकिन पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें वो शामिल नहीं हुए थे और आगे चल करके बड़े नेता के रूप में वो स्थापित हुए थे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा नेता था जो बाद में चल के कांग्रेस का बड़ा नेता बना और जो शुरुआती पहले अधिवेशन में शामिल नहीं था। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, एक फैक्चुअल नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसके बाद आगे क्या किया इसमें, फिर इसके बाद इसको बहुत प्रख्यात लोगों ने कांग्रेस को लीड किया। जैसे मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं, याद रखना। दादा भाई नौरोजी, जो कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो 3 बार अध्यक्ष रहे थे। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं। बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्ता, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बड़े नेता थे कांग्रेस के। खास करके हम उस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें उदारवाद था कांग्रेस में, जिसको नरम दल कहते हैं। ये सारे लोग जो है नरम दल के लोग थे, एक तरीके से शांत प्रिय तरीकों से ये लोग बात करना चाहते थे। तो ये बड़े नेता कांग्रेस के रहे उस दौर में, जिनके मैंने आपको नाम गिनाए हैं। आप चाहें तो इनको याद रख सकते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब ने उसका अध्यक्षता की थी और पहले मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये फैक्ट हैं, कभी कभी ये फैक्ट आ जाते हैं, सो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली ग्रेजुएट महिला थी जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला कौन थी, तो भारत में पहली ग्रेजुएट महिला का नाम था कादम्बिनी गांगुली। ये सवाल कभी फैक्ट में पूछा जा सकता है। और कादम्बिनी गांगुली 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें वो शामिल हुई थी और उसको संबोधित किया था। तो एक तो सवाल ये आ सकता है कि भारत में पहली ग्रेजुएट महिला कौन थी, उसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन था उसको संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी। ये पहली महिला थी जिनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। 1890 वाले उसमें उन्होंने संबोधित किया था और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ये ग्रेजुएट थी। अब देखो, इस पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जितने भी सामाजिक संगठन चलते हैं, आपने देखा होगा अधिकांश सामाजिक संगठनों में आज भी महिलाओं की स्थिति शून्य है, लगभग नगण्य कह सकते हैं, शून्य तो नहीं नगण्य। और बहुत कम लोगों को बोलने का, महिलाओं को संबोधित करने का अवसर मिलता है। आप ये सोचिए कि हमारे जो पहले जो लोग थे कितने एक्टिव थे। यानी 1890 में भी 1890 में भी कांग्रेस को संबोधित महिला करती थी और आज हम 2020 में हैं। तो आप सोचिएगा कि 130 साल हो गए और 130 सालों में भी सामाजिक संगठनों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है, मंच से बहुत कम वो संबोधित कर पाती हैं। ये किसी भी प्रोग्रेसिव समाज की निशानी नहीं है। अगर किसी भी समाज को प्रोग्रेस करनी है तो जो आधी आबादी है उस आधी आबादी की एजुकेशन पर भी काम करना पड़ेगा और आधी आबादी को संगठन में भी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। उनको लीडरशिप के लिए आपको आगे लाना पड़ेगा, तभी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सीखने के लिए। जैसा मैंने कहा कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में 19वीं शताब्दी में कितना बड़ा एजुकेशनल रेवोल्यूशन लेके आए थे वो महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा होगा कि सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनाया। तो इसी कारण से वहां पर वो सब चीजें शुरू हो पाई थी। ये सब चीजें हमें इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि सीख पाए, उससे हम लोगों को कोई मैसेज मिल पाए। अब आता है कांग्रेस के उद्देश्य। कांग्रेस किस उद्देश्य से बनाई गई थी, उसकी स्थापना हो गई और उसके अधिवेशन शुरू हो गए। अब हम आते हैं कि क्या इसका उद्देश्य था। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। यानी कांग्रेस ने कभी ब्रिटिश सरकार से सीधी लड़ाई नहीं लड़ी शुरू में। उसका पहला काम यह था कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखें, किससे, ब्रिटिश सत्ता से, और जो सहूलियतें हमें मिल सकती हैं वो सहूलियतें हम प्राप्त करें अपने नागरिकों के लिए, भारत देश के लिए। दूसरा था भारतीय नागरिकों के लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना।
कांग्रेस ने यह भी काम शुरू किया कि देखिए आप लोग लीडरशिप तैयार कीजिए, आप राजनीति में आइए और राजनीति के माध्यम से हमारे जो अपने भारत के लोग हैं कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी नॉलेज भी उन्होंने ट्रांसफर की कांग्रेस ने आम जनमानस में, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन की खासियत होती थी कि हर बार दूसरे शहर में होता था और हर बार उसकी संख्या बढ़ती चलेगी। हर बार जो है पहले में 72 थे, उसके बाद हर बार ये संख्या कांग्रेस की बढ़ती चलेगी और कांग्रेस जनमानस तक पहुंचती चलेगी। उसके अलावा था आंदोलन। कांग्रेस ये बात जानती थी कि आगे चल करके ब्रिटिश सत्ता से लड़ना ही पड़ेगा और दुनिया भर के तमाम देश यूरोप के देशों के गुलाम थे। खाली ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड के गुलाम थे, इंग्लैंड के अलावा आपके फ्रांस के बहुत सारे देश गुलाम थे, पुर्तगाल के बहुत सारे देश गुलाम थे, ब्राजील के स्पेन के बहुत सारे देश गुलाम थे, जर्मनी के इन सब देशों के बहुत सारे दुनिया के, खासकर जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है विकासशील जो देश हैं, गरीब, जैसे अफ्रीका के, एशिया के, ये तमाम देश अंग्रेजों के या यूरोपियन के गुलाम थे। तो ऐसे में सभी देशों में कोई ना कोई राजनीतिक आंदोलन तो चलता ही राष्ट्रवाद के लिए या देश की आजादी के लिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए एक मुख्यालय होना, सारी व्यवस्थाएं करना, ये काम भी भारत का कांग्रेस का ही मुख्य उद्देश्य था। कांग्रेस के जिम्मे था कि हम इसको ये काम करना है। उसके अलावा देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के बनने से पहले बंगाल के लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, बम्बई प्रेसिडेंसी के लोग अपना आंदोलन कर रहे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में लोग अपना आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि सभी नेताओं को आपस में मिला करके और हम सब लोगों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए और हमारा कॉमन जो साझा जो दुश्मन है वो इंग्लैंड है, अंग्रेज हैं, तो उसके लिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग करना चाहिए। यही आप देखते हैं कि कांग्रेस के ही प्लेटफॉर्म ने इन सारे नेताओं को मिलाया। यानी जो मद्रास में काम करते थे, बंबई में काम करते थे, बंगाल में काम करते थे, अलग अलग जगह अधिवेशन होने से इन सब में मित्रता हुई और ये सारे के सारे लोग फिर कांग्रेस में आते चले गए। यानी एक तरीके से कांग्रेस का हिस्सा हो गए और फिर कांग्रेस के माध्यम से पंजाब का नेता बंगाल में काम करता था, बंगाल का नेता मद्रास में, मद्रास का नेता यूपी में। इस तरीके से एक मैत्रीपूर्ण सौहार्द का निर्माण हुआ भारत में। क्लियर? उसके अलावा और क्या था कांग्रेस का उद्देश्य? कांग्रेस का एक उद्देश्य था कि एक उपनिवेशवादी विचारधारा को समाप्त करना। जैसे भारत में क्या था, अंग्रेजों की नीति यह थी कि वी आर द सुपीरियर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। इस कारण से कांग्रेस पढ़ाई के माध्यम से, संगठन के माध्यम से इस उपनिवेशवाद के द्वारा जो शोषण हो रहा था उस शोषण को खत्म करना चाहती थी। क्लियर? उसके अलावा एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम देशवासियों के सामने प्रस्तुत करना, यह भी कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस का एक उद्देश्य यह था कि देश के अंदर जितने भी राजनीतिक और आर्थिक शोषण ब्रिटिश के द्वारा किया जा रहा है इसके बारे में देश के लोगों को जागरूक करना, देश के लोगों को उसके जोड़ना और एक कम से कम एक कॉमन प्रोग्राम उनको देना भारत के लोगों को कि देखिए अगर कांग्रेस आएगी तो ये करेंगे। कांग्रेस ने एक ऐसा उद्देश्य दिया कि अगर कांग्रेस अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराती है तो कांग्रेस भारत के लोगों के लिए ये राजनीतिक व्यवस्था देगी और ये हमारे आर्थिक नीतियां होंगी। तो एक तरीके से भारत के जो लोगों का माइंड सेट था उसको कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। उसके अलावा लोगों में जाति, धर्म और प्रांत की भावना से उठ करके भारतीयता की भावना का विकास करना, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि भारत में बहुत व्यापक स्तर पर क्या था, भेदभाव था, जातिगत भेद था, क्षेत्रीयता का पहचान थी। मतलब लोग क्षेत्र के, मैं बंगाली हूं, मैं मद्रासी हूं, मैं पंजाबी हूं, ये बहुत था। तो कांग्रेस ने इसको तोड़ करके कहा कि आपकी पहचान क्षेत्रीय नहीं होनी चाहिए, आपकी पहचान राष्ट्रीय होनी चाहिए। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए हम सब लोगों को राष्ट्रीय पहचान स्थापित करनी चाहिए। यह कार्य करना भी कांग्रेस का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसी कारण आपने देखा होगा कि कांग्रेस में तमाम धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग शामिल थे। तमाम जातियों के लोग भी कांग्रेस के अंदर शामिल हुए और राष्ट्रीय स्वरूप उसने धारण किया और भारत में एक तरीके से राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में कांग्रेस अस्तित्व में आई। उसके बाद एक थ्योरी जो चलती है वो थ्योरी है, कुछ लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों का था, जिसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। आप लोगों ने सुना होगा सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व बेसिकली हमारे प्रेशर कुकर में होता है।
सो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में जब ज़्यादा गैस हो जाती है तो एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, वो फट जाता है और गैस निकल जाती है, कुकर फटने से बच जाता है। तो भारत में खास करके बिपिन चंद्र पाल इनका और कुछ और जो नेता थे उनका ये मानना था कि कांग्रेस जो है भारत में अंग्रेजों की बनाई संस्था है और इसका जो कार्य है वो सेफ्टी वॉल्व की तरह है। अर्थात भारत के जो लोग एक तरीके से जो विद्रोह करना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो विद्रोह ना कर पाए, इसलिए हम लोग एक संगठन बना देते हैं और उस संगठन के माध्यम से वो लोग अपनी मांगें रखें। तो कांग्रेस का जो निर्माण किया गया था, एक थ्योरी ये कहती है जिसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जिसको मानने वाले खास करके बिपिन चंद्र पाल और इस तरह के कुछ लोग थे। उनका ये कहना था कि अंग्रेज बड़े चालाक हैं और एओ ह्यूम के माध्यम से वो एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं ताकि भारत में भारत के लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई न लड़के कांग्रेस के माध्यम से अपनी मांगें रखें और कोई विद्रोह ना हो। ये इसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, या आप कह सकते हैं सुरक्षा वॉल्व। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है इसका प्रश्न आपका कभी कभी आ सकता है। क्लियर? चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लॉर्ड डफरिन जो है उस समय जब कांग्रेस बनी थी, तो याद रखना उस समय लॉर्ड डफरिन जो है भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1885 में। और लोगों का ये मानना है कि लॉर्ड डफरिन ने ही जो एओ ह्यूम से कहा था कि तुम ये बनवा लो ताकि हमारे खिलाफ कोई विद्रोह ना करे। ये अपनी एक धारणा है, ऐसा मतलब क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाले भारतीय थे, उसमें एओ ह्यूम जरूर थे लेकिन बहुत सारे लोग भारतीय थे और कांग्रेस के जो कार्य थे वो भारत की भलाई के लिए, भारत की बेहतरी के लिए थे। कांग्रेस की जितनी मांगें थी वो एक तरीके से भारत की बेहतरी के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के नागरिकों की सुविधाओं के लिए थी। तो ऐसा कहना कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाई थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक थ्योरी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ये कांग्रेस बन गई और कांग्रेस बनने के बाद कांग्रेस ने 1885 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905 तक क्या किया? 1885 से लेकर 1905 तक बड़े उदारवादी तरीके से कार्य किया और इसमें जो है कांग्रेस का नरम दल एक तरीके से प्रमुख भूमिका में था। अर्थात ऐसे नेता थे जो बड़े उदार प्रकृति, हमारे विकास के कार्य होंगे। तो शुरुआती जो कांग्रेस के सारे नेता थे या जो काम हैं पिछले 20 साल के 1885 से 1905 के, उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस की ज्यादातर भूमिका अंग्रेजों से सीधी लड़ाई की नहीं थी। कांग्रेस की जो भूमिका थी वो किस रूप में थी? कांग्रेस की भूमिका थी कि भारत के लोगों की समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखना कांग्रेस के माध्यम से, और लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, भारत के भले के लिए जो भी अंग्रेजों की तरफ से मिल सकता है, उन सब की पहल करना। क्लियर? सो यही हम आते हैं और इसको कहते हैं कांग्रेस में प्रथम चरण, जिसको 1885 से 1905 कहा जाता है। और इसको एक तरीके से उदारवादियों का इसको अप्रोच कहा जाता है। अभी जैसा उत्तम राहुल राजपूत ने जो कहा, उत्तम राहुल राजपूत का कहना था कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन कौन था उस समय? भारत का गवर्नर जनरल। तो जो गरम दल के जो लोग थे, खास करके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के लोग थे तीनों, लाल बाल पाल, ये जो है समझते थे कि अंग्रेजों के माध्यम से ही ये चीजें बनी है, इसका भारतीयों से के लिए हित में नहीं है, भारतीयों ने इसको नहीं बनाया। शुरुआत में एक थ्योरी थी, लेकिन आगे चल करके कांग्रेस का विस्तार होता चला गया। कांग्रेस अखिल भारतीय संस्था बन गई और बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस ने भारत की आजादी का संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ और फाइनली भारत आजाद हुआ। वो सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो हम लोग अब यहां पर देखते हैं कि कांग्रेस का शुरुआती जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व का में कौन कौन लोग थे और उन लोगों ने क्या क्या जो है कार्य किए। शुरुआती जो कांग्रेस के लोग हैं 1885 से 1905 वाले, तो इनमें जो प्रमुख नेता हैं उसमें उदारवादी लोग थे, लिबरल, मतलब अपनी मांगों को याचिका के रूप में रखना। जैसे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस नेता को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उसके अलावा फिरोज शाह मेहता, दिनिशा वाचा, ये जो नाम मैं पढ़ रहा हूं आप लोग चाहे तो इसको याद रखना, काम आ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनिशा वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्ता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले,
PR नायडू, आनंद चार्लू और मदन मोहन मालवीय, ये प्रमुख नेता थे शुरुआती दौर में। ये सब उदारवादी लोग थे, यानी इनका ये काम था कि अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखना और अंग्रेजों से एक तरीके से अपनी मांगे मनवाना और राष्ट्र के विकास के लिए, लोगों के भले के लिए कार्य करवाना। जैसे उदारवादी तरीके से, कानून के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से। तो आप अगर उदारवादी लोगों की बात करेंगे तो उसमें क्या है, 3-4 चीजें आप याद रखना। क्या था, कानून के दायरे में इनको अपनी मांग रखनी है, अहिंसक तरीके से रखनी है और संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात करनी है। और कोई प्रदर्शन या कहीं मीटिंग करनी है तो वो क्या करना है, संवैधानिक तरीके से ही हमको ये कार्य करना है। ये शुरुआती उदारवादी लोगों की अवधारणा थी। आगे चल करके क्या हुआ, 1889 में, 85 में कांग्रेस बनी थी, 1889 में लंदन में भारतीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं इंडिया। आप लोग याद रखना, ब्रिटिश इंडिया कमेटी। इंग्लैंड में 1889 में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी एक समिति बनाई गई इंग्लैंड में और लंदन में उसका मुख्यालय बनाया गया कि ये कमेटी यहाँ की जो कांग्रेस है इसके द्वारा किए गए कार्यों को वहाँ ब्रिटेन की संसद तक पहुँचाएगी, वहाँ के नेताओं को इस बात से अवगत कराएगी कि देखिए हमारे भारत में ये समस्याएं और हमको भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस से ये चीज़ें मिली हैं और हमारी कमेटी आपके लोगों के बीच में ये प्रस्ताव रखती है, इस पर विचार किया जाए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का स्वरूप देखिए, यहां से लेकर के इंग्लैंड तक कांग्रेस पहुंची। उसके अलावा क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने 1890 में यह कहा था कि 1892 का जो सम्मेलन है वो लंदन में बुलाया जाए। दादा भाई नौरोजी ने यह प्रयास किया कि 1892 में जो सम्मेलन हो वो सम्मेलन कहां बुलाया जाए, लंदन में। उसके बाद क्या हुआ, 1891 में 1891 में इंग्लैंड में चुनाव हो गए, जो अपने चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के आम चुनाव, ऐसे ही वहां पर जनरल इलेक्शन हो गए। और जब आम चुनाव हो गए तो आम चुनाव के कारण 1892 में होने वाला जो सम्मेलन था वो भी एक तरीके से स्थगित कर दिया गया वहां पर। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि जो शुरुआती जो लोग थे 1885 से 1905 तक, इन लोगों का क्या योगदान रहा, क्या अचीवमेंट रहे, क्या ये दे पाए समाज के लिए। क्लियर। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में हम लोग आपको बताते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना इन लोगों ने शुरू की सबसे पहले। यानी ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये शुरुआती उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस के माध्यम से और व्यक्तिगत पत्रिकाओं के माध्यम से रखना शुरू किया। जैसा मैंने कहा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का जो निकास है, इसका सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने और रमेश चंद्र दत्ता जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे, इन लोगों ने बाकायदा कैलकुलेशन करके ये आंकड़ा दे दिया कि भैया देखो इतना पैसा आप हमारे यहां से ले जा रहे हो, हिंदुस्तान का इतना सोना चांदी, इतना पैसा आप इंग्लैंड में ले जा रहे हो। उन्होंने कई तरह के आंकड़ों के माध्यम से ये बात प्रूव कर दी। तो सबसे पहला जो कांग्रेस के उदारवादियों ने काम किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो आर्थिक नीतियां थी उनकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी भारत को गरीब बनाने के लिए, भारत को कंगाल बनाने के लिए है और जब भी अकाल आता है तो भारत के लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और उन चीज़ों को पत्रिकाओं के माध्यम से कांग्रेस ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम तरीके से किताबों के माध्यम से रखा। पहला बिंदु ये हो गया। उसके बाद आगे आते हैं और अगला बिंदु था, उसमें था कि हाँ एक और चीज इन लोगों ने ऐसे कहा कि जैसे देखिए भू राजस्व की दर है, इसको कम करने के लिए अभियान चलाया। जो भारत के ऊपर आपने देखा होगा कि स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महलवाड़ी हो, बड़े पैमाने पर लोग जो है अंग्रेज कर लेते थे। तो करों में कमी करने के लिए जैसे नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, राजस्व की दरें कम कर दी जाएं, जो बागान श्रमिक हैं उनकी दशाओं में सुधार हो, सैन्य खर्चे कम किए जाएं क्योंकि सेना पे खर्चा भारतीय राजस्व से दिया जाता है, और साथ ही साथ भारत के लोगों को भी शामिल किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो इकोनॉमिक एजेंडे थे, आर्थिक जो एजेंडे थे, ये शुरुआती उदारवादी लोगों ने रखे अलग अलग फोरम से, अलग अलग माध्यम से। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला काम इन्होंने क्या किया, अगला काम इन्होंने किया व्यवस्थापिका संबंधी योगदान और संवैधानिक सुधार। तो आप जानते होंगे कि भारत में जो ब्रिटिश व्यवस्था थी वो अधिकांश व्यवस्था अंग्रेजों के पास थी, सारे अधिकारी उनके होते थे, सेना की व्यवस्था उनके पास थी, और ये सारी चीजें एक तरीके से भारतीयों को क्लर्क लेवल के रूप में रखा जाता था, क्लरिकल जॉब्स में। कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि व्यवस्थापिका के अंदर सुधार हो। तो व्यवस्थापिका क्या है, सबसे पहले व्यवस्थापिका देखेंगे। व्यवस्थापिकाएं क्या थी, दो स्तर पर। एक राष्ट्रीय जो विधान परिषद थी,
केंद्रीय असेंबली जिसको बोलते हैं, इन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। एक इन्होंने ये मांग की, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी जो मेंबर हैं केवल इंग्लैंड से नहीं आए बल्कि भारत के लोगों की उसमें शामिल किया जाए। 1861 में जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर की काउंसिल में 6 से 12 तक संख्या बढ़ा दी गई थी। उसके बाद 1892 के बीच इनको और बढ़ा दिया गया था। कांग्रेस के ही मांगों के कारण 1892 का एक्ट आया और इस 1892 के एक्ट में तमाम और सुधार किए गए। हालांकि ये एक्ट की चर्चा हम लोग एक बार अलग तरीके से करेंगे, लेकिन यहां पर हमें महत्वपूर्ण है कि इसमें कई सारे भारत की जो कांग्रेस थी उसकी मांगों को माना गया और 1892 में इंग्लैंड की तरफ से एक एक्ट आया, 1892 का एक्ट, और उस एक्ट के आधार पर भारत के लोगों को तमाम सहूलियतें दी गई। लेकिन जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी वो सारी फुलफिल नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजों को माना गया, तो आंशिक तौर पर उनको समाविष्ट किया गया। क्या था भारतीयों की मांग? भारतीयों की कांग्रेस की मांग थी विधान परिषद के संबंध में कि परिषदों का विस्तार हो और इसमें भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा था कि परिषदों को और अधिक अधिकार दिए जाएं, खास करके आर्थिक अधिकार और अधिक दिए जाएं। उसके अलावा जो 1892 का जो कानून आ गया उस कानून में जितनी इन्होंने मांग की थी उतनी सारी मांगें मानी नहीं गई, हालांकि उनमें संख्या सदस्यों की बढ़ा दी गई। क्लियर? उसके बाद आगे हम देखते हैं कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो और इसमें बजट के नियंत्रण संबंधी प्रावधान हो, ये 1892 के एक्ट के प्रावधान थे। क्लियर? और इन्होंने एक मांग और की कि जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों भी उपनिवेश थे, तो कांग्रेस ने मांग की कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो शासन है, भले ही वो इनके जो उपनिवेश थे वो, पर वहां पे स्वशासन है, मतलब वहां का शासन एक तरीके से स्वायत्त शासन है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोग ही शासन चलाते हैं, भले ही वो इनको रिपोर्ट करते हैं, पर शासन उन वहाँ के स्थानीय लोगों के हाथ में है। तो कांग्रेस ने भी ये डिमांड करी कि स्वायत्त शासन दिया जाए, हम लोगों को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश बनाया जाए, यानी ऐसा उपनिवेश तो जिसके गवर्नर जनरल वगैरह बड़े पदों पर तो अंग्रेज हों, लेकिन छोटे जो स्तर के शासन है स्टेट लेवल के, वो भारतीयों को चलाने दिए जाएं। तो एक तरीके से कांग्रेस जो है व्यवस्थापिका के माध्यम से अपनी राजनीतिक मांग भी यहाँ पर रख रही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, और आगे क्या हुआ, प्रशासकीय सुधारों के लिए उदारवादियों ने प्रयास किए। जैसा मैंने कहा ना, सिविल सर्विस मूवमेंट चला था 1878 के आसपास। यहां पर इन्होंने क्या किया कि सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण की मांग की। जो सरकारी सेवाएं हैं इसमें अधिक से अधिक भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, ऐसा कांग्रेस ने मांग करना शुरू किया। ऊपर के जो पद है ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल किया जाए, भारतीय लोगों को। क्लियर? अच्छा, कई लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कई सारे लोगों के नेटवर्क में दिक्कत है। आप लोग चाहें तो शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो लोगों तक किसी और चैनल से प्राप्त हो सके, किसी ग्रुप से, तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों की शिकायत आ रही है कि उनको नेटवर्क में दिक्कत है या कुछ दिक्कत है। तो अगर किसी ग्रुप वगैरह में रहेगा तो हो सकता है ज़्यादा लोग इसको देख पाए। तो आप लोग 20-25 सेकेंड का समय लगा करके इसको शेयर कर दीजिए बहुत सारे ग्रुप्स में, ताकि लोग इसको देख पाए। कई लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं मेरे पास कि नेटवर्क की दिक्कत है। सो कोई नहीं, तो प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इन्होंने ये किया कि जो वेतन है, वेतन की जो विसंगतियां हैं वो भी दूर की जाए। अर्थात अंग्रेज अधिकारियों को ज़्यादा वेतन मिलता है, भारतीय अधिकारियों को कम वेतन मिलता है। अंग्रेज जो श्रमिक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको बढ़िया सुविधाएं मिलती हैं, भारतीय कर्मचारियों को खराब सुविधाएं मिलती हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं में और जो दूसरी सेवाएं हैं इन सेवाओं का भारतीयकरण हो, वेतन की विसंगतियां दूर हो, साथ ही साथ सुविधाओं की विसंगतियां भी दूर हो, और एक तरीके से क्या है कि भारत के लोगों को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। और क्या किया उन्होंने, और कांग्रेस ने डिमांड की कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो, यानी जो सरकार है वो सरकार ही न्यायपालिका को कंट्रोल नहीं करे, इससे न्याय नहीं मिलेगा। भारत में सरकार का मतलब होता था गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय कहा जाने लगा। तो इन्होंने कहा कि भाई जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे ताकि लोगों को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके।
ये भी कांग्रेस का एक जो है मांग थी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, कई लोगों ने मुझे पर्सनल दूसरे मोबाइल पर मैसेज भेजे हैं कि सर नेटवर्क नहीं आ रहा, सेशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर शेयर कर देंगे तो हो सकता है किसी ग्रुप के माध्यम से या आगे वो देख पाए या कोई और उसके माध्यम से वो उसको बाद में देख पाए। क्लियर। उसके बाद जो पक्षपात और भ्रष्ट नौकरशाही थी और खास करके बहुत खर्चीली न्यायिक प्रणाली थी। आपको पता है कि भारत में आज भी बहुत सारे जो भवन हैं, सरकारी भवन, वो अंग्रेजों के बने हुए हैं। बहुत सारे कलेक्टर के जो ऑफिस हैं वो अंग्रेजों के बने हुए हैं। न्यायाधीशों के जो चैम्बर्स और उनके जो घर बने हुए हैं, आवास, वो अंग्रेजों के बने हुए हैं। इवन दिल्ली के अंदर जहां पर ये सारे मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिसर रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लुटियंस दिल्ली। सो लुटियंस दिल्ली में आप देख रहे हैं सारा अंग्रेजों का बना हुआ है। तो अंग्रेज क्या है, विलासिता का जीवन जीते थे। भारत में वो लोग विलासिता का जीवन जीते थे, बड़े बड़े घर बनाना, तमाम सारा भारत का जो पैसा है बड़े बड़े घरों में और सुविधाओं में खर्च कर देना। आप आज भी देख सकते हैं, आज की डेट में ऐसे ऑफिस नहीं बनते। पुराने जमाने के आप ऑफिस को देखिए, बंगलों को देखिए, कितने बड़े बड़े बंगले बना के गए थे अंग्रेज अपने लिए, अधिकारियों के लिए। तो अंग्रेजों ने भारतीय राजस्व का दुरुपयोग किया, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में उन्होंने भारतीय राजस्व को खर्च किया। किसके ऊपर? सुविधाओं के लिए, विलासिता के लिए। इसके कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, इसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और उस भ्रष्टाचार से भारत का नुकसान हुआ, शोषण हुआ। तो कांग्रेस की एक मांग थी कि जो न्यायपालिका है या जो सिविल सेवा है या जो बाकी लोगों के खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे खर्चों के लिए इनको सीमित किया जाए और भारत का जो धन है अनावश्यक रूप से इन सब फिजूल खर्ची में न किया जाए, क्योंकि भारत एक गरीब देश है। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना की गई। जैसे आपने देखा था कि ब्रिटिश जो सरकार थी वो किसी भी देश पर हमला कर देती थी, तो बेसिकली हमले में कौन जाएंगे लड़ने? सैनिक तो भारत के ही जवान होंगे ना, जो भारतीय होंगे वही जवान होंगे, वो लड़ने जाते थे। फिर ब्रिटिश सेना का सारा खर्चा कौन झेलता था? भारत। तो भारत के राजस्व से ही वो सारा खर्चा दिया जाता था। तो अगर खर्चा सेना पे हो जाएगा तो लोगों के लिए खाने के लिए कहां से आएगा? पुल बनाने के लिए कहां से आएगा? सड़क बनाने के लिए कहां से आएगा? तो एक तरीके से ब्रिटिश जो लोग थे भारत में, वो फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिसका नुकसान भारत को होता था। और उसका एक तरीका नौकरशाही में खर्चे के अलावा था आक्रामक सैनिक नीति, जिसके कारण से सेना पर वो फालतू में अंग्रेज लोग खर्च करते थे। तो कांग्रेस ने यह भी मांग की कि इस खर्चों में कटौती की जाए, ये खर्चा नहीं होना चाहिए। आक्रामक विदेश नीति की आलोचना की, खास करके कांग्रेस ने बर्मा को छीन लिया था, पता है ना आपको, बर्मा पे अधिकार कर लिया था। उसके अलावा आपने देखा होगा अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों का दमन, कई जगह वो करते रहते थे अंग्रेज, वो हम लोग देख चुके हैं पहले। तो कांग्रेस ने अपने उसमें एजेंडे में डाल लिया कि अगर अंग्रेज कभी भी आक्रामक पॉलिसी अपनाएंगे तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी, कांग्रेस जो है इसका विरोध करेगी। अपने एजेंडे में कांग्रेस ने इस चीज को शामिल किया। उसके अलावा बहुत सारी कल्याणकारी जो मदद थी, जैसे स्वच्छता है इत्यादि है, उसमें उन्होंने व्यय की मांग की। और प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर, कांग्रेस ने अंग्रेजों से मांग की कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, इसलिए आप हमारे यहाँ पर तकनीकी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य करिए, हमारे यहाँ स्कूल बनाइए। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपके आसपास के जो गांव हैं, किसी भी गांव में आप जाना तो आपके गांव में जो स्कूल है वो बहुत नए होंगे, बहुत पुराने स्कूल नहीं होंगे। हो सकता है 4-6 गांव के बीच में आपको कोई एक पुराना स्कूल मिला हो जो देश की आज़ादी के बाद का हो। आपको बहुत कम जगह ऐसे स्कूल मिलेंगे गांव में जो अंग्रेजों के हैं। तो अंग्रेजों ने क्या है, शिक्षा पर काम नहीं किया था, और शिक्षा पर काम न करने के कारण ग्रामीण भारत पिछड़ रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा थी ही नहीं। तो कांग्रेस ने मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप प्राथमिक शिक्षा पर कार्य करिए। आप देखेंगे कि 4-6 गांव के बीच में अगर कोई एक स्कूल होगा तो वो 1950 के बाद का होगा, और ज्यादातर स्कूल 2000 के बाद बनना शुरू हुए हैं। जो गांव स्कूल पहुंचे बेसिकली वो 2002-2003 के बाद बनना शुरू हुए हैं, जब ये राइट टू एजुकेशन आया है। उससे पहले 3-4 गांव के बीच में एक स्कूल हुआ करता था। ये चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखी होंगी। तो कांग्रेस ने एक मांग ये की थी कि प्राथमिक शिक्षा का बढ़ावा दो और इसको गांव गांव पहुंचाया जाए, इसके लिए स्कूल बनाए जाए। हालांकि अंग्रेजों ने ये सारी चीजें मानी नहीं थी, छुटपुट चीजें मानते थे, लेकिन पूरी चीजें उन्होंने नहीं मानी थी। उसके अलावा जो ब्रिटिश, अगर इंडिया के बाहर जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जैसे मॉरिशस मान लीजिए उदाहरण के रूप में, या और दूसरे उपनिवेश, तो वहां पर भारतीय जो श्रमिक यहां से जाते थे उनके साथ कैसा व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, ये सारी बातें भी कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में रखी कि अंग्रेजों से मांग की थी कि इन पर भी कार्य हो। क्लियर। रवि राजपूत के कहा मेरे यहां है। ओके, अच्छा मैं जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने लोगों के गांव में जो है
प्राइमरी स्कूल है? कितने लोगों के गांव में प्राइमरी स्कूल, अंग्रेजों के जमाने का, सॉरी, भारत की आजादी से पहले कितने गांव में प्राइमरी स्कूल है? आप देखना हमारी चर्चा में जितने लोग हैं उसमें से आप देखना 10% लोगों के भी गांव में नहीं होगा अंग्रेजों के जमाने का प्राइमरी स्कूल। उसके अलावा अगली जो मांग की कांग्रेस ने वो थी दीवानी अधिकारों की सुरक्षा। दीवानी अधिकारों का मतलब होता है राजस्व, भू राजस्व होता है उसको हम बोलते हैं दीवानी अधिकार। तो अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने मांग की कि हमारे जो दीवानी अधिकार हैं वो भारतीयों को दिए जाएं और भारतीयों का जो राजस्व है वो राजस्व, भारतीयों का राजस्व भारत के विकास में खर्च हो। ये मांग भी इन्होंने की थी। क्लियर? आप देख लेना, आपको नहीं मिलेंगे, ब्रिटिश स्कूल से नहीं मिलेंगे। चलिए, उसके बाद आगे चल करके जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे, ये इनकी सारी मांगे थी। क्लियर? हाँ, मतलब आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हमने कहा ना, इतिहास को पढ़ने से क्या होता है कि हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पहले किसने क्या किया, कितना किया, क्यों किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो अगर हम उसकी समीक्षा कर लेंगे पढ़ाई के माध्यम से तो हम इन चीजों को समझ पाएंगे। जैसे सुरील सिंह जी का कहना है कि मेरे गांव में 1937 का स्कूल है और हरिमोहन राजपूत जी का कहना है कि उनके गांव में 1924 का स्कूल है। केवल 2 लोगों के ही गांव में ऐसे स्कूल हैं जो ब्रिटिश कालीन हैं, बाकी सभी लोगों का आंसर नहीं है। इसका मतलब है इन लोगों के जो गांव हैं बहुत पुराने गांव होंगे और बड़े गांव होंगे, इनके गांव काफी बड़े होंगे, उस क्षेत्र के बड़े गांव होंगे और काफी दूर होंगे जिला मुख्यालय से। हो सकता है इस कारण से अंग्रेजों ने इनके गांव में स्कूल बनवा दिए हों। और हरिमोहन राजपूत साहब का गांव तो इटावा है, आपके तो कलेक्टर थे एओ ह्यूम, इटावा के कलेक्टर थे एओ ह्यूम, हो सकता है उन्होंने बनवा दिया हो। नहीं, वो तो कलेक्टर पहले थे, सॉरी, आपके गांव स्कूल तो 1937 में बना है। हो सकता है कुछ कुछ जगह जो बड़े बड़े गांव थे, बड़े बड़े गांव में ये बना हो। अब हम लोग चर्चा करते हैं जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का मूल्यांकन करते हैं कि ये लोग क्या थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इनका मूल्यांकन हम लोग करेंगे और उन्होंने क्या किया। कुछ पॉइंट फॉर्म में आप समझ सकते हैं क्या था। एक तो यह था कि प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया 1885 से 1905, इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग था, वकील, शिक्षक, डॉक्टर्स, यही सारे लोग थे और उद्योगपति बड़ी कम संख्या में थे। उद्योगपति बड़ी कम संख्या में थे, यही सारे जो है इसमें लोग थे। इन्होंने क्या किया शुरू में, अच्छा, अवनीश नरवरिया का कहना है कि मेरे बाबा जी ने ग्राम लावन में प्राइमरी स्कूल के लिए 4 बीघा जमीन 1948 में दी, जहां 5 किलोमीटर के बच्चे पढ़ते थे। बिल्कुल। सचिन राजपूत का लखनऊ में तो होगा ही, लखनऊ तो बड़ा शहर है शुरू से ही। चलिए, तो प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी लोग थे उसमें पढ़े लिखे लोग थे और कुछ बिजनेसमैन लोग थे, आम जनता इसमें नहीं थी आमतौर पर। तो एक तरीके से क्या है, ये छोटा वर्ग था, समाज का एक छोटा वर्ग था जो इसको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन इन्होंने काम क्या किए, देखिए काम बड़े महत्वपूर्ण थे अगर हम इनका मूल्यांकन करें। सबसे पहले तो इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। आपको पता है कांग्रेस के बनने से पहले अखिल भारतीय स्तर का नेतृत्व नहीं था, ऑल इंडिया लेवल की लीडरशिप भारत में नहीं थी। बंगाल के जो लोग थे बंगाल में काम कर रहे थे, बिहार के बिहार में, बम्बई के बम्बई में, मद्रास के मद्रास में। तो एक तो ये समस्या थी कि इस समय भारत में अखिल भारतीय स्तर का कोई नेतृत्व नहीं था, वो उसकी पूर्ति की कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने भारतीय लोगों के लिए एक नेतृत्व का आधार स्तंभ खड़ा किया, पहली चीज। उसके अलावा क्या किया, साझा जो हित थे, मतलब भारत के जो साझा हित थे, उन साझा हितों पर एक तरीके से सहमति बनाना, जागृति लाना, ये सारे काम भी कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस ने किए। उसके अलावा कांग्रेस ने लोगों को राजनीतिक चीजें सिखाई, एक तरीके से राजनीतिक प्रशिक्षण कांग्रेस ने देना शुरू किया और लोगों को बताया कि आधुनिक विचारों को अपनाइए, आधुनिक शिक्षा को अपनाइए और आप जो है नेतृत्व क्षमता विकसित करिए ताकि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया जा सके। क्लियर? उसके बाद इन्होंने उपनिवेशवाद की आर्थिक जो शोषण की नीतियां थी इनको उभारा। जो आरंभिक राष्ट्रवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे, कि किस तरीके से उपनिवेशी सत्ता शोषण कर रही है, उस शोषण को, खास करके आर्थिक शोषण को सबके सामने लेके आए। इसका बड़ा फायदा क्या हुआ कि भारत के जो आम जनता है, जब आम जनता को मालूम पड़ता था कि हमारा शोषण अंग्रेज इस तरीके से कर रहे हैं,
तो ऐसे में बहुत सारे आम भारतीय और किसान भी कांग्रेस के प्रति जुड़ते चले गए। उसके अलावा धर्मपंथियों के जो राजनीतिक कार्य थे वो दृढ़ विश्वास था। उनका क्या दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेज अच्छे लोग हैं और अंग्रेज भारत के साथ न्याय करेंगे और जो मांगे हम अंग्रेजों से कर रहे हैं ये मांगे हमारी मानी जाएंगी। तो एक तरीके से बड़े सुलझे हुए और सिद्धांतवादी लोग थे। उसके अलावा इन लोगों ने इस सच्चाई को लोगों के बीच में स्थापित किया कि भारत का शासन भारतीयों के माध्यम से चलना चाहिए। इस सच्चाई को, इस किसको बोलते हैं, मेंटलिटी को, इस मनोविज्ञान को लोगों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में भी रखा कि भारतीयों का शासन भारतीयों के माध्यम से चलना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों की संस्थाओं को शुरू करना, लोकप्रिय बनाना इत्यादि कार्य किए और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। यह मूल्यांकन कर रहे हैं शुरुआती राष्ट्रवादियों का। उसके अलावा इंग्लैंड में जो है इन्हीं के प्रयासों से, जैसा मैंने कहा कि इसकी एक समिति बनाई गई थी इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में इन्हीं लोगों के प्रयास से क्या हुआ, इंग्लैंड में एक वर्ग तैयार हुआ राजनीतिक दलों के बीच में। जैसे उनके जो सांसद थे वो ये बात कहने लगे कि भाई हम लोग भारत का शोषण कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, हमें भारत की जनता का ख्याल रखना चाहिए और भारत के लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एक तरीके से एक ऐसा पॉलिटिकल क्लास इंग्लैंड में शुरू हो गया कांग्रेस के प्रयास से, जो भारतीय समर्थक था, जो भारत के बारे में चिंतन करता था, भारत के बारे में सहानुभूति रखता था। एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ। ये शुरुआती जो है इन्हीं लोगों के प्रयास से ये संभव हो पाया। जैसा मैंने कहा कि बड़े लंबे समय तक दादा भाई नौरोजी लंदन में रहे और श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में जो है उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1905 में लंदन में। तो शुरुआती जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और इंग्लैंड के अंदर जाकर के भी कार्य किया जा रहा है। इंग्लैंड के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भैया देखो तुम्हारे लोग यहाँ पर इतने आराम से रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही लोग हमारे भारत में देखिए कितना शोषण कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के लोगों में एक वर्ग तैयार हुआ, सहानुभूति पैदा हुई कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, भारत के लोग भी आम इंसान हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उनको नागरिक अधिकार देने चाहिए। उसके बाद आते हैं जन साधारण की भूमिका। तो एक कभी कभी सवाल रहता है कि शुरुआती जो कांग्रेस का दौर था उसमें जन साधारण की भूमिका क्या रही। तो आमतौर पर, तो जैसा मैंने कहा था कि आमतौर पर कांग्रेस में कौन लोग शामिल थे, मध्यवर्गीय, पढ़े लिखे और बिजनेसमैन शुरू में। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने कहा कि हम जो भी मुद्दे उठा रहे हैं ये मुद्दे भारत की आम जनता के हित में हैं, आम जनता का शोषण होता है, उस आम जनता के हितों के मुद्दे हम उठा रहे हैं। तो धीरे धीरे आम जनता उससे जुड़ने लगी। तो कांग्रेस ने क्या है, जन साधारण को जागृत किया और जन साधारण को कांग्रेस के साथ जोड़ा। उसके अलावा आपको पता होगा कि भारत अनेक जातियों में विभाजित था, तमाम जातियों में छुआछूत था, भेदभाव था। तो कांग्रेस ने इन जातियों को तोड़ना और लोगों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना और भारतीय रेलवे के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जन साधारण को चीजों को समझाना और इस विषय से, इस विचार से, इस आंदोलन से जुड़ना आरंभ किया। तो एक बहुत बड़ा योगदान था भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कई सारे संगठन, जातीय धार्मिक संगठन बने थे, हालांकि सामाजिक संगठन भी थे, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे भी थे जो जाति कटुता या जाति सुप्रीमेसी को दर्शाते थे। कांग्रेस ने पहली बार यह प्रयास किया कि कांग्रेस ने भारत में जाति को पीछे करते हुए राष्ट्र को मजबूत किया कि हम सब लोग राष्ट्र के बारे में सोचें और जाति आधारित हमारे अंदर जो बंटवारा हो रखा है इसको न माने, बल्कि एक राष्ट्र की भावना का विकास करके सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने और जन साधारण कांग्रेस से जुड़े। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष अलग अलग होते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज भी रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष अलग भी रहे और कांग्रेस के जो अधिवेशन थे हर बार अलग शहर में होता था और हर बार अलग धर्म का व्यक्ति होता था। जैसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वो कौन थे? वो थे हिंदू। उसके बाद जो दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो थे दादा भाई नौरोजी, वो पारसी थे। कांग्रेस के जो तीसरे अध्यक्ष बने थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब, वो मुस्लिम थे। उसके बाद जो चौथे अध्यक्ष बने थे आई थिंक वो अंग्रेज थे। तो कांग्रेस के अधिवेशन में हर बार जो है अलग जाति, अलग धर्म का अध्यक्ष बनना था। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस पूरे भारत के जनसाधारण को यह संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि हम सभी भारतीय हैं और जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न करके सभी लोगों को आपस में मिलना चाहिए। आई थिंक कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल करके शायद कोई एक अंग्रेज उसके अध्यक्ष थे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती चारों अध्यक्ष अलग अलग धर्म के हैं। पहले हिंदू बना, फिर पारसी बना, फिर मुस्लिम बना
और फिर जो है अंग्रेज बना चौथे अधिवेशन में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लोगों की सोच बहुत बड़ी थी। भारत को भारत बनाना, राष्ट्रीयता से जोड़ना, जाति धर्म की दीवारों को कमजोर करके भारत में राष्ट्र के रूप में लोगों को जोड़ना, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज तो ये बात हमें कहना बड़ा आसान लगती है, लेकिन आप उस समय सोचिए कि मराठे केवल महाराष्ट्र के लिए लड़ते थे, सिख जो है केवल सिख राज्य के लिए लड़ते थे, बंगाली केवल बंगाल की बात करते थे। भारत में वो भी दौर था और सब ये समझते थे कि मैसूर का हमारा अपना राज्य है, हमको पंजाब से क्या लेना। पंजाब वाले सोचते थे हमको बंगाल से क्या लेना। ये पहली बार कांग्रेस ने भारत में राष्ट्रीयता का विकास किया था, भारतीयता का, राष्ट्रीयता और भारतीयता। उन्होंने पहचान कराई सभी जाति धर्मों के लोगों से कि आप सब भारतीय हैं। तो ये कांग्रेस के शुरुआती जो लोग थे, खास करके 20 साल 1885 से 1905, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमें लगता है ना ये बहुत साधारण बात है, बहुत साधारण बात नहीं है। ऐसा समाज जो इतना रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, जिसमें आपस में इतनी कटता थी, ये सारी की सारी चीजों को खत्म करके और इन सब चीजों को स्थापित करना, इनको बनाना और लोगों को अंदर से बदलना, ये बड़ी बात है। देखिए, लोगों की भावनाओं को बदलना बड़ी बात है। तो इन्होंने लोगों की भावनाओं को बदला। क्लियर? तो शुरुआती 4 अधिवेशन ही हमको कांग्रेस को समझने के लिए पर्याप्त है। एक बार हिंदू, एक बार पारसी, एक बार मुस्लिम और एक बार क्रिश्चियन, 4 अलग अलग धर्मों के लोगों ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ। अलग अलग जगह पर इनके अधिवेशन हुए। क्लियर? इसलिए मैं कहता हूं लोगों से चर्चा के दौरान, कभी भी पूर्वाग्रह लेकर के मत पढ़िए। कभी भी। दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारक भी हुए हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी एक विचारधारा के प्रभाव में आकर के अपने दिमाग को संकुचित और सीमित नहीं कर लेना चाहिए। खुले मन से अगर पढ़ेंगे तो अच्छी चीजें भी ग्रहण कर सकते हैं। खुले मन से अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी चीजें भी हम लोग सीख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं ब्रिटिश सरकार का रुख, कि जो कांग्रेस बन गई, कांग्रेस के लोगों ने काम किया, जनसाधारण को जोड़ा, मांगे रखी, वो मांगों की हमने चर्चा की। अब सवाल आता है कि ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था, यानी अंग्रेज सरकार क्या सोचती थी कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस को अलग अलग तरीके से माना गया। कुछ लोग थे जो कांग्रेस के समर्थक थे, कुछ लोगों को लगता था अंग्रेजों को कि कांग्रेस ठीक संस्था है, लेकिन बहुत सारे जो है अंग्रेज कांग्रेस के खिलाफ थे। उनको लगता था कि कांग्रेस आगे चल करके इंग्लैंड के शासन के खिलाफ जो है एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो कई बार जो है इसको तोड़ने का, इसको कमजोर करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। उदाहरण बताता हूं मैं। जैसे कांग्रेस ने क्या है, धीरे धीरे सरकार विरोधी रुख अपना लिया था। कांग्रेस ने कहा था कि आपकी वजह से शोषण हो रहा है, या तो आप सुधार करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो इस कारण से बहुत सारे लोग चिढ़ते थे। जैसे डफरिन जो था, लॉर्ड डफरिन, जिसके समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसने क्या कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है एक राष्ट्रद्रोहियों का संगठन है। क्या है? राष्ट्रद्रोही, मतलब जिसको हम बोलते हैं देशद्रोही। तो कांग्रेस को डफरिन आप बताइए, एक अंग्रेज गवर्नर जनरल या अंग्रेज वायसराय भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन को कह रहा है कि ये देशद्रोही है, जबकि वो क्या थे? वही तो सच्चे मायने में देशभक्त थे, वही राष्ट्रप्रेमी थे। क्योंकि कांग्रेस ही तो भारत की आजादी की, भारत के लोगों की बात कर रही है, अंग्रेज तो उसका शोषण कर रहे थे। तो कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस जो है भारत की आजादी का, राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। और लॉर्ड डफरिन क्या कह रहा है? लॉर्ड डफरिन कह रहा है कि कांग्रेस एक देशद्रोही संस्था है। उसी तरीके से हमारा जो लक्ष्य है, हम लोग क्या काम करते हैं लक्ष्य के माध्यम से? समाज को शिक्षित करने का, लोगों को जागरूक करने का और लोगों को सरकारी सेवाओं में इत्यादि भी जाने का। लेकिन हमारे अपने समाज में कई सारे लोग लक्ष्य का विरोध करते हैं। क्यों? ये वही मेंटलिटी होती है, ये वो मानसिकता होती है। लॉर्ड डफरिन कह रहा है कि तुम देशद्रोही हो, किससे? जो देश को आजाद कराना चाह रहा है। इसी तरीके से हम लोग लक्ष्य में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं कि हमारे गांव गांव का बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए, अच्छे विश्वविद्यालय में जाए, तैयारी करे, अच्छी नौकरियों में जाए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यह समाज विरोधी कार्य है। बिल्कुल सेम जो है मेंटलिटी है। हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज में शिक्षा का, लक्ष्य क्या कर रहा है? किसी भी गरीब आदमी के बच्चे को किताब देता है, गाइडेंस देता है, कंपटीशन कराता है, कोचिंग खुलवाता है। तो ये काम समाज के उद्धार के लिए, भले के लिए हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये काम समाज विरोधी है। तो वही लॉर्ड डफरिन वाली मेंटलिटी है। लॉर्ड डफरिन भी यही कह रहा है कि कांग्रेस देशद्रोहियों का संगठन है। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं।
देखिए, मेरा आप लोगों से कहना, आज की जो कांग्रेस है वो एक राजनीतिक दल है। उस समय जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं भारत की आजादी से पहले, वो कांग्रेस एक संगठन था, नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक संगठन था जो भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। तो आप लोग कभी इसको दोनों को मिक्स मत करिए, इसको मिला मत दीजिए कि आज की कांग्रेस को देख करके आप उस कांग्रेस के बारे में सोचें। नहीं, आप देखना उस कांग्रेस में क्या था। उस कांग्रेस में जो है पहला जो अध्यक्ष है वो कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद उनका बेटा नहीं बना, दूसरा बनर्जी भी नहीं बना, दूसरा कौन बना? एक पारसी बना, दादा भाई नौरोजी। और फिर दादा भाई नौरोजी के बाद दादा भाई नौरोजी का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, और ना ही दूसरा कोई पारसी बना। कौन बना? बदरुद्दीन तैयब, जो एक मुस्लिम था। और बदरुद्दीन तैयब के बाद बदरुद्दीन तैयब के खानदान का कोई व्यक्ति उस कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। कौन बना? जॉर्ज यूल, जो एक अंग्रेज था। तो हम लोगों को, हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं आजादी से पहले की, इसलिए उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करिए। और कभी दो चीजों को मिला मत दीजिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप मिला देंगे तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो डेफिनेट की सोच क्या थी? ये थी। उसके अलावा मैंने जैसे कहा था, सर सैयद अहमद खां के बारे में चर्चा कर रहे थे, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में क्या किया कि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को भड़का दिया। बोला कि यार देखो, अगर कांग्रेस ने जो है आजादी ले ली या कांग्रेस मजबूत हो गई तो क्या हो गया कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, सत्ता हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, तुम्हारा शोषण होगा। तो सर सैयद अहमद खां को भड़काया, कुछ और लोगों को भड़काया, और उसी में उन्होंने एक संगठन बनवा दिया जिसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसका मतलब था संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन। और किन दो लोगों को आगे किया? सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद। बनारस के राजा शिव प्रसाद, उनको और सर सैयद अहमद खां को आगे करके कांग्रेस के पैरेलल अंग्रेजों ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। क्लियर? तो कांग्रेस अपनी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके अलावा लॉर्ड कर्जन आया 1900 में, 1902 के आसपास। वो लॉर्ड कर्जन तो और खुरापाती आदमी था, उसने तो कांग्रेस में तोड़ फोड़ करवाना, इसको उससे बड़ा सांप्रदायिकता जो हो सकता था लॉर्ड कर्जन ने करना शुरू कर दिया। और लॉर्ड कर्जन कहता भी था, वो ये कहता था कि मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस की मृत्यु हो जाए मेरे देखते देखते। मतलब उसको कांग्रेस से इतनी ईर्ष्या थी कि लॉर्ड कर्जन कहता था कि मेरी भारत में सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस की मृत्यु को देख के जाऊं। मतलब वो चाहता था कांग्रेस समाप्त हो जाए। क्लियर? एक तरीके से अंग्रेजों का जो रवैया रहा, अंग्रेजों का जो रुख था, वो कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर ये चाहते थे कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन बने, कांग्रेस को भारत में लोग जाने और ये कांग्रेस आजादी का आंदोलन करे। तो सांप्रदायिकता का आधार रहा हो या जातिगत क्षेत्रीय आधार रहा हो, जैसे भी हुआ, अंग्रेजों ने कोशिश की कि कांग्रेस को कमजोर किया, उसको तोड़ा जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन था, कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन था। उसके भारत को भारत बनाने का कार्य कांग्रेस ने किया है, क्योंकि भारत, कांग्रेस से पहले भारत के लोग बटे हुए थे राज्यों में। बंगाली मद्रासी को पसंद नहीं करता था, मद्रासी पंजाबी को पसंद नहीं करता था, और सब अपनी अपनी आइडेंटिटी शो करते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारी पहचान बंगाली है, हमारी पहचान बिहारी है, हमारी पहचान मद्रासी है। ये कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म ने क्या काम किया? इस प्लेटफॉर्म ने पूरे देश के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लाना, ले जाना, सम्मेलन करना, कार्यक्रम करना, जोड़ना, तब जाके लोगों को भारतीयता की पहचान हुई। ये बड़ी चीज है। हालांकि इसमें पत्र पत्रिकाओं का, अखबारों का भी बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस जो है सबसे बड़ा माध्यम था जिसने भारत में राष्ट्रीयता को उत्पन्न किया। तो हम लोगों को क्या है ना, चीजों को सही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये हमारा शुरुआती जो 20 साल का जो समय था, 1885 से 1905, उस समय का कालखंड है। प्रमुख जो है 4-5 संगठनों के बारे, 4-5 अधिवेशन की मैंने आपको जानकारी दे दी है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद की। आप चाहें तो और भी थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। इसको जो दूसरे अधिवेशन हुए हैं, फिरोज शाह मेहता के बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग और भी देख सकते हैं, ताकि हम इनके बारे में अपना एक अनुमान बना लें। और उसके अलावा एक समरी जो है इसकी, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। कांग्रेस के गठन से पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, मैं एक बार आपको समराइज कर दूं ताकि आपको सारा याद रहे। जैसे 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा,
1838 में जमींदारी एसोसिएशन, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1821 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, 1875 में इंडियन लीग, 1876 में कलकत्ता इंडियन एसोसिएशन, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये वो सारी संस्थाएं जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं, खास करके देखिए इसमें फिरोज शाह मेहता को लेकर के, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लेके, A.O. ह्यूम को लेके, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको लेकर के सवाल आएंगे ही, जिनको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ही। हम लोगों को ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग थे जिन्होंने नेतृत्व किया, वो सारे के सारे लोगों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब उदारवादी दल के लोग थे और संवैधानिक अधिकारों की मांग करते थे कि भारत में कोई भी सुधार होगा हम संवैधानिक तरीके से सुधारों को लागू करवाएंगे, और बड़े शांति प्रिय तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये लोग मांग रखते थे। इसमें से कई सारे लोगों की जानकारी, जैसे मैंने आपको एक फैक्ट बताया, कादम्बिनी गांगुली फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी एंड शी वाज द फर्स्ट वीमेन हु एड्रेस्ड द कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम लोगों को ये जो छोटे छोटी जानकारियां होती हैं ये सब पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जानकारियां ही बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आती हैं, और कई बार जब बच्चे इनको नहीं पढ़ते हैं तो फंस जाते हैं और वहां पर उनका जब आंसर गलत हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ये जो सारी जानकारियां हैं वो बेसिक एनसीईआरटी लेवल की हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ते जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े आसानी से अच्छी अच्छी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनको भी हम लोग पास कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए। और एक जो चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमेशा इतिहास को तथ्यों के साथ आप जरूर पढ़िएगा, मतलब कोई अपनी विचारधारा मत थोपिएगा कि आपको लगता है कि मैं उस विचारधारा का समर्थक हूं और वो इतिहास पर थोप दूं। नहीं, हिस्ट्री हमेशा चलती है फैक्ट पर। कौन कौन से तथ्य थे उस समय, अगर मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना उस साल में, इन लोगों ने बनाया, तो वो हमें मानना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने ये बनाया था। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। या मान लीजिए कि बम्बई जो लंदन में जो कांग्रेस की जो ब्रांच थी, जो कमेटी थी, उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ये हमें मानना पड़ेगा। उसमें हम अब चाहे किसी को पसंद करते हो नहीं करते हो, ये फैक्ट होते हैं। और कई बार इतिहास के साथ गलती यही हो रही है, हिस्ट्री के साथ गलती यही हो रही है कि इतिहास को लोग विचारधारा के आईने से पढ़ना चाहते हैं। इतिहास विचारधारा के आईने से आप कभी सीख ही नहीं सकते। कभी आप, अगर आपके अंदर कोई विचारधारा हावी हो गई है तो आप कभी इतिहास को नहीं समझ सकते, क्योंकि इतिहास हमेशा समकालीन जो परिस्थितियां हैं और जो उपलब्ध प्रमाण और तथ्य हैं उसी पर चलता है। जैसे मान लीजिए कोई ये कहे चिल्ला चिल्ला के कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, कोई अगर ये कहता है, लेकिन आप जाओगे तो आपको आगरा में ताजमहल तो मिलेगा ही, ये तो हमारे सामने प्रमाण है। तो जब हम उसको देखेंगे तो ये सवाल भी आएगा कि बनवाया किसने था। तो हम चाहे कैसी भी धारणा बना लें, अल्टीमेटली हमको इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपने ये कहा कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, आप अपनी समझ के हिसाब से किसी और आदमी का उत्तर लिख के आ गए, तो उससे क्या होगा कि आपके अंक 0 मिलेंगे, आपको कोई आंसर में मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कोई बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाह रहा हो, कोई बच्चा एसएससी की बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहा हो, क्या वो इतना बड़ा साहस कर सकता है, इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि वो उसका गलत आंसर लिख के आए? क्या किसी बच्चे में इतनी हिम्मत हो सकती है? नहीं हो सकती। और यही मेरा लोगों से कहना है कि कुछ लोग जो है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जो मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाते रहते हैं ना, कि अपना जो है हमारा ये शौर्य था, हमने ये किया वो किया। भैया वो इतिहास कभी आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आता, कभी नहीं पूछा जाता। जो आप मनगढ़ंत कहानियां और कल्पनाएं बताते रहते हो कि हमारे इतने राजा महाराजा ये वो, उसमें से वो चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो नहीं आती हैं। तो हम लोगों को, खास करके विद्यार्थी वर्ग को, बड़ा सचेत रहना है। वो इन सब जो है झूठे, जिसको बोलते हैं, शान में नहीं आना है। हम लोगों को सबको तथ्यात्मक इतिहास और पाठ्यक्रम का इतिहास जो सिलेबस है, मान लीजिए हमारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री, मान लीजिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमको पढ़नी पड़ेगी। हमको फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, यूरोप जर्मनी के एकीकरण, ऑस्ट्रिया
ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे साथ में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप विश्व इतिहास नहीं पढ़ के आएंगे तो आप नेपोलियन के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में, आप अमेरिका की क्रांति के बारे में या वर्ल्ड वार के बारे में कुछ नहीं बता सकते। और अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे में आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। क्लियर? सर, हमारे यहाँ एक किसान की लड़की का CGPSC प्रीलिम निकाली है, उन्हें बधाई। कुमारी कंवरा वर्मा, छुई खदान छत्तीसगढ़ में। हम लक्ष्य छत्तीसगढ़ की टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने इसके लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और साथ ही साथ इनको भी हम बधाई देते हैं कि इनका CG छत्तीसगढ़ PSC का प्रीलिम्स जो है क्लियर हुआ है, अभी रिजल्ट आया है। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करते हैं कि ये मेंस परीक्षा पास करें और साक्षात्कार अच्छे से दे करके SDM बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी लोग अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत सारे बच्चे जिनके पास जानकारी नहीं है, वो सारे लोग भी निकल के आएंगे। हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए सर, जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें? मैंने कई बार किताबें बताई हैं, मैं आपको फिर से किताबें बता देता हूं। इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास की NCERT की बुक्स, 4 क्लास की NCERT की बुक्स पढ़नी है हमें। और वो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। अगर आपकी NCERT की बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप एडवांस बुक लीजिए, लेकिन पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और मेरा अपना ये क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कि NCERT की किताबें पढ़ने मात्र से हम लोग बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के लायक अपने आप को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में हम लोग कई 1805 से 1885 से 1905 तक का ही रखते हैं। कई लोगों के इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहे थे, उन्होंने दूसरे मोबाइल पे मुझे मैसेज किया कि सर काफ़ी दिक्कतें हुई, आज का सेशन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा, तो वो बाद में देख लेंगे। हालांकि बाद में वो लोग देख लेंगे। और आप सभी लोगों ने समय दिया। आज के सेशन में केवल हम लोग इतना ही रखेंगे और कोशिश करिए कि आपकी एजुकेशन जो है गांव गांव तक पहुंचे। जिस भी एरिया से हम आते हैं, जिस भी गांव से आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम IAS के बारे में सोचें। हमारा ये कहना है कि हम लोग सोचना तो शुरू करें। किसी भी फील्ड में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, CA में, SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में, प्राइवेट सेक्टर में, सिनेमा में, आर्ट में, सोचना तो शुरू करें। गांव का बच्चा अगर गांव में रह जाए, खेती करता रह जाए, तो वो कहाँ से प्रोग्रेस करेगा? सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, वकील बनिए, बहुत सारे स्कोप खुले हुए हैं। और हम लोगों को ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि उन सारे फील्ड की ओर हम लोग प्रयास करें। दिक्कत क्या हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास अवेयरनेस और गाइडेंस ही नहीं है, इसी के कारण गैप है बहुत बड़ा। जैसे आप सभी लोग सेशन में जुड़ते हैं, मैंने देखा है कि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, वो लोग भी सही जवाब दे देते हैं। और उन प्रश्नों का जो प्रश्न IAS में आए हुए हैं, ये क्या दर्शाता है कि आप जैसे जो 50 साल 55 साल के जो लोग हैं, वो लोग भी इसको समझ जाते हैं। 50 ईयर 55 ईयर के लोग समझ जाते हैं। तो आप ये समझिएगा कि 50 साल का 55 साल के अगर लोग समझ सकते हैं IAS के सवालों को, तो कोई विद्यार्थी कैसे नहीं समझ सकता? हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको समझाएं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको समझाएं। चलिए आज के सेशन को हम लोग अच्छा, एक और चीज़ है, अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, वैसे वक्त तो हमारा हो गया है। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूं, बहुत छोटी सी, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। आज आपने देखा होगा कि भारत के मतलब बॉलीवुड के एक स्टार सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। न्यूज़ आपने देखी होगी, ये दोपहर में 2-3 बजे के आसपास ये न्यूज़ आ रही थी कि उन्होंने सुसाइड कर ली है। स्टार भी हैं वो, पैसा भी उनके पास था, सारी सुविधाएं थी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बेसिकली क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर मनोविकार या मनोरोग हो जाते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अवसादग्रस्त होकर के ऐसे लोग जो है इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसके बारे में बताते रहते हैं। और डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा के, उन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले ही भेजा था एक आर्टिकल कि सर हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है या जो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, अवसाद है, ये कुंठा के कारण समाज में बहुत बड़े स्तर पर लोगों में है, बहुत बड़े स्तर पर है। हमें खुद नहीं पता, हो सकता है मुझे ही हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को मनोवैज्ञानिक बीमारियां हों।
बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता। कभी कभी जैसे अचानक से हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, अचानक से हम कुछ करने लगते हैं, तो ये एक बड़ी सामाजिक बीमारी बनती चली जा रही है समाज के अंदर। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, तो समाज में भी बहुत सारे लोग इस अवसाद से, फ्रस्ट्रेशन से ग्रसित हैं, और वो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ भी कर देना, ये सब आप देखते होंगे। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक प्रतिक्रिया करता है, गाली गलौज करता है, अनावश्यक कमेंट करता है, तो आप उसको बड़े प्रेम और भाईचारे से समझाइए। अगर नहीं समझता है तो आप उसके साथ में कभी भी बहस मत करिए, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय ग्रसित है, वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो चुका है। अगर हम उसके साथ में बहस करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति और ज़्यादा अवसाद का शिकार हो जाए। तो ये एक बड़ी सामाजिक समस्या आई है इस व्यस्तता की जिंदगी के कारण, जिसमें लोगों की भौतिक आकांक्षाएं बढ़ी हैं। मुझे सारी सुविधाएं चाहिए, मुझे सारी प्रसिद्धि चाहिए। इसके कारण शहरों में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। शहरी क्षेत्रों में अवसाद की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा होना शुरू हुए लोगों के, और ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसमें लोग जांच नहीं कराते हैं। किसी आदमी को अगर ये समस्या है तो कोई व्यक्ति जाके जांच नहीं करा। अगर आप किसी को बोलिए कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, आपको कोई समस्या है, तो मानेगा नहीं। उसके लगेगा, वो ये कहेगा कि अच्छा मैं पागल हूं, तुम ज्यादा समझदार हो। लेकिन अभी जो शोध हुए हैं पूरे विश्व भर में, उसमें ये कहा गया कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है मानसिक रोगों का शिकार हो चुकी है। ये हमारे डॉक्टर सौरभ राजपूत है, सुनील सिंह जी से पहले कमेंट से ऊपर, ये एटा में जिला मेडिकल हॉस्पिटल में है। इन्होंने मुझे बताया था कि सर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और जो लासेंट पत्रिका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने आंकड़े जारी किए हैं कि दुनिया भर की बहुत बड़ी आबादी मानसिक रोगों का शिकार हो चुकी है। तो आपको अगर कोई व्यक्ति ऐसा अनियमित व्यवहार करता है, इस तरह की चीजें करता है, तो थोड़ा प्रयास करिए कि उसको बड़े प्रेम से समझाइए, क्योंकि वो एक्चुअली बीमार हो चुका है। और ऐसे लोग, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी का जो केस हुआ है, ये इस तरह की जो घटनाएं हो जाती है, इसके पीछे यही कारण होते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में आ करके लोग इस तरह की चीजें उठा लेते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे लोग इसका ध्यान रखें, और रैंडम लोगों से बात करें। मतलब जैसे अपने घर पे बैठे हैं, 3 महीने से किसी से बात नहीं हुई है, किसी पुराने फ्रेंड से, अचानक से बात कर लीजिए। आप लोग, कोई आपका दोस्त है, ऐसी बात कर लीजिए, पुराना मित्र है, कोई रिलेटिव है, फोन करते रहिए। तो रैंडम जब हम लोगों से बात करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मन हल्का होता है। और जिसको हम फोन करते हैं उसको लगता है कि देखो कितने अच्छे आदमी है, इनने मेरी खबर ली। तो उसका मन अच्छा हो सकता है, वो किसी अवसाद में हो, तो उसे अच्छा लगेगा कि यार इन्होंने मेरी खबर ली, देखो इन्होंने मुझे फोन किया। उसको अच्छी फीलिंग आएगी, और जैसे ही आपके मन में अच्छी फीलिंग आएगी, आप अवसाद से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो रैंडमली लोगों से जरूर बात करते रहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आप खुद परेशान हो या कोई और व्यक्ति परेशान हो, इसके कारण से बहुत सारे लोग जो है बाहर निकाले जा सकते हैं। एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में है। डॉक्टर सौरभ राजपूत है, वो मैं चाहूंगा कि वो डाटा कभी आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो जो विश्व स्वास्थ्य WHO ने जो अपने आंकड़े जारी किए हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। और बड़े शहरों में ये फ्रस्ट्रेशन और अवसाद बहुत तेजी से बढ़ा है। सो इसके लिए जैसे सौरभ राजपूत जी ने कहा कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, ध्यान करना और एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है। अगर ध्यान और एक्सरसाइज करेंगे तो काफी हद तक इन चीजों से हम लोग इन पर कामयाबी पा सकते हैं। सो चलिए, आज के सेशन में बस हमारी तरफ से इतना ही। कल हम देखेंगे 1905 के बाद का आजादी का आंदोलन, खास करके कांग्रेस का विभाजन देखेंगे, बंगाल का विभाजन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं, बहुत सारी चीजों की चर्चा कल करेंगे। सो आज के सेशन को हम लोग विराम देते हैं। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, जय हिंद।